नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, पुनरावलोकन का विविध से टॉपिक देखेंगे। दोस्तों लगभग 41 लेक्चर हो चुके हैं इसका। हम लोग विविध का टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज जो मिसलेनियस घटना चक्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 78 में पूछ रहा है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि। तो पूछ रहा है कि जो त्रिपुरा की देशी रियासत है, यह स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी में प्रारंभ 20वीं सदी का जो प्रारंभ था उसमें शामिल हुई थी। ऐसा क्योंकि, तो ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। तो बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, इसलिए त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए। इसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। इसका ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। तो नेक्स्ट, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। तो पूछ रहा है कि जो नारी संत दयाबाई शिष्या थी, किसकी शिष्या थी? तो यह जो संत चरण दास की शिष्या थी। तो जो नारी संत दयाबाई थी, यह संत चरण दास की शिष्या थी। नेक्स्ट, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग। तो पूछ रहे हैं कि जो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर है, यह महान चित्रकार के रूप में कब उभरे, जब उनकी आयु कितनी थी? तो इनकी आयु उस समय जो है 70 वर्ष थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जब 70 वर्ष के थे, तब ये जो है चित्रकार के रूप में उभरे। इससे पहले एक कवि भी थे। तो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविंद्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो जो फर्स्ट कथन है, यह बोल रहा है कि जो संत फ्रांसिस जेवियर थे, यह जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक थे। कथन दो, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ इन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। कथन तीन, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें जो है, जो संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो हाँ, एक यह इसके जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तथा गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसका भी कथन तीन भी सही है। तो जो संत फ्रांसिस जेवियर है, इनका जन्म जो है यह 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। इन्होंने फेम्बर और 4 अन्य सहयोगियों के साथ जेसुइट संघ की स्थापना की थी। तो इसका जो है कथन दो यही गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। केवल 1 एवं 3 सही है। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था। उन्होंने फेबल तथा अन्य 4 सहयोगियों के साथ जेसुइट संघ की स्थापना की। 1542 में वह गोवा आए। अप्रैल 1552 में वह भारत से चीन के लिए प्रस्थान किए। 3 दिसंबर 1552 को चीन में उनका देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में चर्च में रखा गया। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज दिया जाता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जो जगत नारायण लाल है, उनको किस जेल में भेजा गया? तो उनको जो है हजारीबाग जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया।
जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई हैं, इनकी समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो इनकी समाधियां जो है आगा खां पैलेस जो कि पूना में है वहां स्थित है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो जो महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां महल में उनकी समाधि बनवाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खां पैलेस में गांधी जी की उपस्थिति में हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित की गई। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, तो पूछ रहा है कि जो कस्तूरबा गांधी है उनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो उनकी समाधि आगा खां महल पूरे परिसर में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो यह जो पट्टाभी सीतारमैया है जो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे। तो जो पट्टाभी सीतारमैया थे ये व्यवसाय से चिकित्सक थे तथा 1939 में जो गांधी जी के नेतृत्व में पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़े थे तो उसमें जो पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। नेक्स्ट कैथरीन मेयो, जो कैथरीन मेयो है एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज एवं विलियम डिग्बी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखें। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन किया। तो जो चार्ल्स एंड्रूज थे यह जो 1904 में भारत पहुंचे तथा इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन किया। एल्ड्स हैक्सले ने 20वीं सदी में भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए थे तो वह जो 1943 था। तो बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए वो 1943 था। तो बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943। इस दुर्भिक्ष में बंगाल के एक अनुमान के अनुसार लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए थे। नेक्स्ट विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए विश्व शांति एवं विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो पूछ रहा है कि जो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह जो गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए। नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो यह जो है गोवा था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा पुर्तगाल के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब वर्ष 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया।
नेक्स्ट, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। तो यह जो है पूछ रहा है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। तो यह जो पुर्तगीज थे, क्योंकि यह गोवा में इनका शासन था और 1961 में जो है मुक्ति दिवस के रूप में 1961 में यहाँ जो है भारत सैनिक जो है अपनी जा करके इनको मुक्त कराया। तो निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है। तो वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये सत्य नहीं है। तो वे समाजवाद से प्रभावित थे, सही है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लेखों तथा भाषणों में उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। तो नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो वह जो है राजपूत थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां अर्थात डोमिनेंट कास्ट थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 एवं कथन 2। इसमें देखना कि कौन से कथन सही है। तो जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, तो ये कथन गलत है। शिमला सम्मेलन जून 1945 में हुआ। तो जो शिमला सम्मेलन है ये जून 1945 में हुआ। उस समय का जो वायसराय था वह जो लॉर्ड वेवेल था। तो उस समय का वायसराय माउंटबेटन नहीं था, उस समय का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। तो उस समय का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। कथन 1 गलत है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो हाँ, ये कथन सही है। जो भारतीय नौसेना का विद्रोह था यह जो है 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तर का भोजन व्यवस्था की जाने के खिलाफ किया था। तो इसका जो है कथन 2 सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड माउंटबेटन के। अतः कथन 1 गलत है। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर बम्बई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 24 फरवरी 1946 को सरकार 24 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। अतः कथन 2 सत्य है। तो नेक्स्ट फिर देखना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो फर्स्ट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। कथन सेकंड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कथन थर्ड, केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। तो जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन कॉलेज स्थापित किया था। तो हाँ, कथन 1 सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में बेथुन कॉलेज स्थापित किए थे। कथन थर्ड, जो कथन 2 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो ये कथन गलत है। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक नहीं थे,
उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में से एक थे। अतः कथन 2 भी सत्य है। तो जो है कि ये भी कथन 2 सत्य है। तो जो कथन 2 है ये भी सत्य है। हाँ, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह जो गलत है, यह जो है राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था, इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए कथन 1 एवं कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कथन 1 एवं कथन 2 सही है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। कलकत्ता महिला विद्यालय की स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने की थी। 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया तथा बाद में इसका नाम बेथुन स्कूल कर दिया तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंध समिति का गठन किया गया। अतः कथन 1 सही है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में से एक थे। इस प्रकार कथन 2 भी सत्य है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंगाल सती विनियमन 1929 के द्वारा प्रतिबंधित किया था। कथन 3 गलत है। तो निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया तथा सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी घटना पहले हुई? तो जो नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858 से 1859 में लिखा था। तो जो नील दर्पण है यह जो 1859 में लिखा था दीनबंधु मित्र ने। तो इसका ऑप्शन बी सही, यही घटना पहले हुआ था। तो नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858 से 1859 ईस्वी में लिखा था। 1860 में प्रकाशित हुआ था। इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने लगभग 1880 ईस्वी में, प्रकाशन 1882 ईस्वी में की थी, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बंबई वर्तमान मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह दादा भाई नौरोजी था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 ईस्वी में थे। इसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने हॉलबॉर्न सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 1892 में दादा भाई नौरोजी सेंट्रल फिन्सबरी सीट से विजयी हुए। अतः विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम न होने के कारण दादा भाई नौरोजी होंगे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुई? तो यह जो 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ हुई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद देवबंद के ऐसे विद्वान हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देवबंद से संबंधित है अबुल कलाम आजाद। इसका ऑप्शन ये सही है। तो अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने मजमीन अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया मीन्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा, 1920 में बी आर अम्बेडकर ने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की तथा 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री, सॉरी, भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो जो भारत के यहाँ जो है कथन 4 है, भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री बी आर अम्बेडकर नहीं थे। बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे तथा 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो ये भी गलत है। जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना अम्बेडकर ने बम्बई में 20 जुलाई 1924 को की थी। तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की थी। तो जो है कथन 3 भी गलत है, कथन 4 भी गलत है। तो अतः इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। डिप्रेस्ड क्लासेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना अंबेडकर ने मुंबई में 20 जुलाई 1924 को की थी। अतः कथन 3 एवं 4 दोनों गलत है। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो पहला, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तथा दूसरा, बाल गंगाधर तिलक का निधन। तीसरा, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो इसमें देखना, तो दिए गए कूट की घटनाओं की तिथियां इस प्रकार हैं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 के बीच हुआ था तथा बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920 को हुआ था तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति 25 मार्च 1920 को हुआ था। स्वाधीन भारत के प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो यह जो केरल में हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह जो 1957 में केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जो भारत है, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कब कोई दिवस किस डेट को मनाया जाता है तथा उस दिवस का नाम। तो जो 11 जुलाई है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त, 29 अगस्त तथा 8 सितंबर। तो इसमें जो है 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ए का 4 होगा तथा 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो बी का 3rd हुआ तथा 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो सी का 2 हुआ तथा 8 सितंबर को जो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो डी का 1 हुआ। तो इसका जो है 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4 3 2 1, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 4 3 2 1।
तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस अर्थात नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो वैलेंटाइन डे है यह प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया, तो भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो इसमें से जो है विचार करना है, निम्नलिखित में उपयुक्त घटनाओं में सही कालानुक्रम करना है कि मतलब सबसे पहले क्या हुआ था। तो इसका देखते हैं। वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो जो 1953 है इसमें एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया तथा अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में ईएसएस नंबूरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। वर्ष 1961 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में अधिकृत किया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1987 में गोवा को, और जो वर्ष 1987 इसमें गोवा का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो जो 12वां पहले तो जो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 था उसके तहत गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया, बट 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो इसमें देखना किसके पक्षधर नेहरू थे बट गांधी जी नहीं थे। तो यह जो है भारी औद्योगिकरण, तो नेहरू जी के सत्य, अहिंसा तथा अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्षपोषक थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो यह जो है किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में गांधी जी ने कहा था। दे माइट किल मी बट दे कैन नॉट किल गांधीयन इफ ट्रुथ कैन बी किल्ड गांधीज्म कैन बी किल्ड। यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा मार्च 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश है। तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो यह जो है सी राजगोपालचारी ने बनाया था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी को स्वीकृत से प्रस्तुत की थी, जिसे सीआर फार्मूला कहा जाता है। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है यह कब हुआ था? अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन संगठन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ कमिंस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना नागपुर में एमसी राजा द्वारा 1926 में की गई थी तथा बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई थी। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे द्वारा वर्ष 1887 में की गई थी। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में केवल विकल्प डी सुमेलित है, जबकि अन्य 3 सुमेलित नहीं है। तो निम्न जोड़ियों में गांधी जी के संबंध में है। तो जो गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया तथा गांधी जी ने आमरण अनशन किया,
कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए गांधी जी को, तथा उन्होंने यह कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो गांधी जी ने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया। जो गांधी जी थे, गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय ए का जो है 2 होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल ले जाया गया। फिर बी, गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तो जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने आमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। तो जो सांप्रदायिक अवार्ड है उसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो बी का 4 होगा। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। तो जो कराची है, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, ये दिल्ली समझौते के अनुमोदन के स्वरूप। तो सी का 1 होगा। तो कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, दिल्ली समझौते के अनुमोदन, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। फिर डी, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह जो 1939 के कांग्रेस के संकट के दौरान गांधी जी ने कहा कि उनकी पराजय मेरी से अधिक है। तो डी का 3 होगा। तो 2 4 1 3 इसका सही होगा। 2 4 1 3 इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने आमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, 1939 का कांग्रेस संकट। तो निम्नलिखित में सही कालक्रम लिखिए। तो इसमें जो है सही कालक्रम क्या है, तो असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। तो जो असहयोग आंदोलन था यह 1920 से 22 के दौरान हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। तो निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी, तो जो सांप्रदायिक अधिनिर्णयन अवार्ड की घोषणा थी यह सबसे अंत में हुई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो घटनाएं हैं, चौरी चौरा घटना जो है वर्ष 1922 में हुआ था। दांडी मार्च वर्ष 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय या अवार्ड की घोषणा वर्ष 1932 में हुआ था। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो है आयोग तथा उसके अध्यक्ष, तो जो रेलवे आयोग 1901 था, अकाल आयोग एवं सिंचाई आयोग तथा पुलिस सुधार आयोग और उसके अध्यक्ष की बात करना है। तो जो रेलवे आयोग था, रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। तो जो रेलवे आयोग थे इसके अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन थे। तो ए का 4 होगा। तथा अकाल आयोग का अध्यक्ष जो था वह एंटनी मैकडोनल्ड था। तो एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग का अध्यक्ष था। तो बी का 1 होगा। तथा सिंचाई आयोग जो 1901 में आया था, सिंचाई आयोग का अध्यक्ष जो था कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ था। तो जो सिंचाई आयोग था, सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ था। तो इसका जो है सी का 2 होगा। पुलिस सुधार आयोग जो 1902 में आया था, पुलिस सुधार आयोग का अध्यक्ष जो है एंड्रयू फ्रेजर था। तो इसका जो है डी का 4 होगा। तो 4 1 2 4 सॉरी, पुलिस सुधार आयोग, जो पुलिस सुधार आयोग का जो होगा वह एंड्रू फ्रेजर होगा। तो इसका जो है 3 होगा। तो जो डी है, डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3 इसका ऑप्शन होगा। 4 1 2 3 इसका ऑप्शन सी सही है। तो रेलवे आयोग थॉमस रॉबर्टसन, अकाल आयोग एंटनी मैकडोनल्ड, सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक तथा पुलिस सुधार आयोग एंड्रयू फ्रेजर। निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना, दांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना समझौता तथा गांधी इरविन समझौता। तो जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन 1927 में आया था। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था तथा पूना समझौता 1932 में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो इसमें जो है, जो दांडी मार्च यात्रा है, दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम में
प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की, जबकि पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं में उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करिए तथा अपना उत्तर दीजिए। तो अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना तथा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो यह घटना कब कब हुआ था? तो जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था तथा कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। तो जो कैबिनेट मिशन है, इसका भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तथा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। तो जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही जो प्रारंभ किया था यह 16 अगस्त 1946 को तथा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस विध्वंस करने के बाद शिमला सम्मेलन विफलता के घोषणा के बाद 14 जुलाई 1945 को हुई। तो जो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस हुआ यह जो 14 जुलाई 1945 को हुआ। तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। तो जो मुस्लिम लीग है इसने सीधी कार्यवाही प्रारंभ किया था 16 अगस्त 1946 को। तो यह जो 16 अगस्त 1946 को किया था। तो इसमें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है 14 जुलाई 1945 को जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस किया गया। तो पहले डी होगा। फिर उसके बाद जो है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो फिर डी के बाद बी होगा। फिर जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो बी के बाद ए होगा। तथा फिर जो है मुस्लिम लीग ने सॉरी इस मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ। तो बी के बाद सी होगा, ए नहीं होगा। तो बी के बाद सी होगा। तथा जो है अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो यह जो सी के बाद ए होगा। तो डी बी सी ए, तो डी बी सी ए इसका ऑप्शन बी सही है। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को तथा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करने के बाद शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा 14 जुलाई 1945 को हुई। तो निम्न सही निर्दिष्ट क्रम दीजिए। तो साइमन कमीशन, खुदाई खिदमतगार तथा साइमन कमीशन सूरत विभाजन, खुदाई खिदमतगार सूरत विभाजन सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें जो है सही क्रम निर्दिष्ट करना है। तो जो सूरत विभाजन है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। खुदाई खिदमतगार, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चलाया गया था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, इसके संस्थापक कौन थे? खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार तथा कृषक प्रजा पार्टी। तो जो इसमें से हम लोग देखेंगे तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो था, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श थे। तो ए का 2 होगा। आजाद मुस्लिम संस्थापक के आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श थे। तो ए का 2 होगा। तथा खाकसार पार्टी, जो खाकसार पार्टी है, खाकसार पार्टी के संस्थापक जो है अल्लामा मशरिकी थे। तो अल्लामा मशरिकी खाकसार पार्टी के संस्थापक थे। तो बी का 3 होगा। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। तो सी का 1 होगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। सी का 1 होगा। कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। तो डी का 4 होगा। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 इसका ऑप्शन सी सही है। तो 2 3 1 4 इसका ऑप्शन सी सही है।
तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श थे। खाकसार पार्टी के संस्थापक अल्लामा मशरिकी थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खां थे तथा कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। तो इसमें जो है सुमेलित करना है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन तथा लाल कुर्ती। तो इसका आंदोलन किसने किया था? तो जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था तथा जो कूका आंदोलन था, कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था तथा लाल कुर्ती का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो ए का जो है 4 होगा तथा जो है बी का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी होंगे तो 1 होगा। सी कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था तो इसका 2 होगा। लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था तो डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका ऑप्शन ए सही है। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। कूका आंदोलन राम सिंह ने किया था। लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी ने किया था। तो निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो अवध किसान सभा, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया किसान सभा तथा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसके संस्थापक जो थे उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो तो ये क्वेश्चन गलत दिखा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित है। सभी संगठनों के सामने उनसे संबद्ध व्यक्तियों का उल्लेख है। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे एवं केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इससे एन.जी. रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं नंबूदरी पाद जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एम.एन. राय थे। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह थे। अतः जो है सही उत्तर का चयन करना संभव नहीं है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो खिलाफत आंदोलन था तथा होम रूल आंदोलन था और उससे संबंधित व्यक्ति थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो अली बंधु खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। खान बंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, परंतु बी.आर. अम्बेडकर ने न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और न ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो मोतीलाल नेहरू है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दिया था। एम के गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। एसी बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है तथा खिलाफत बंधु से संबंधित जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन से संबंधित अली बंधु थे। जो मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, ये जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, इसका ऑप्शन डी यही सुमेलित नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली एवं मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे तथा तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। एम ए जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली तथा सरोजनी नायडू यह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जो विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह से संबंधित है। विनोबा भावे तो 1 का 2 होगा। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित है तो बी का 1 होगा तथा अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है तो सी का 4 होगा तथा सरोजनी नायडू जो है धरसना रेड से संबंधित थे तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 इसका ऑप्शन ए सही है।
विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन तथा सरोजिनी नायडू धरसना रेड। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो जो सी आर दास थे यह देश बंधु कहलाते थे, तो जो चितरंजन दास थे इनको देश बंधु भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन बी है, यही जोड़ी सही है। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। चित्तरंजन दास सी आर दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देश बंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 व 1910 में चुने गए थे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो जो वर्ष 1905 है, इसमें जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। होम रूल आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का निर्माण। तो इसमें जो है कौन सा कथन किससे संबंधित है? तो जो है होम रूल आंदोलन, तो जो होम रूल आंदोलन है, होम रूल आंदोलन से संबंधित एनी बेसेंट है, 1 का 4 होगा। तथा जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित जो है, जो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो बी का 3 होगा। तथा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी हैं, तो सी का 1 होगा। तथा स्वराज पार्टी का निर्माण, स्वराज पार्टी का निर्माण चितरंजन दास ने किया था, तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, देखते हैं 4 3 1 2 किसने है? तो 4 3 1 2, इसका ऑप्शन बी सही है। तो होम रूल आंदोलन, सितंबर 1916 की स्थापना एनी बेसेंट, बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तथा असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी एवं स्वराज पार्टी का निर्माण जनवरी 1923 में चितरंजन दास द्वारा किया गया था। अतः विकल्प बी सही। इसमें जो है सुमेलित करना है। तो महात्मा गांधी किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित है, तो ए का 1 होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो बी का 4 होगा। तथा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती अभियान प्रारंभ किया, तो सी का 2 होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, तो डी का 3 होगा। तो 1 4 2 3, इसमें जो है 1 4 2 3 होगा, तो 1 4 2 3, इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित है। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो इसमें जो है सही क्रम बनाना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन तथा मुस्लिम लीग की स्थापना। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह 1773 में आया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, तथा सूरत का फूट जो है 1907 में हुआ था। निम्नलिखित आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं क्या है? जो चंपारण सत्याग्रह है, तथा असहयोग आंदोलन है, एवं भारत छोड़ो आंदोलन एवं दांडी मार्च। तो इसमें सबसे पहले कब हुआ था? तो जो जो चंपारण सत्याग्रह है और जो है असहयोग आंदोलन, तो सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो जो चंपारण सत्याग्रह है यह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन यह 1920 से 1922 तक चला था। तथा जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन होगा, मतलब 1 2 3 4। तो ऑर्डरली वाइज होगा, 1 2 असहयोग आंदोलन, सॉरी, फिर असहयोग आंदोलन होगा, फिर जो है दांडी मार्च होगा, मतलब 4 होगा। फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 होगा, मतलब 3 होगा, 1 2 4 3। तो इसका ऑप्शन ये सही है।
तो चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तथा दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो जो रोलेट एक्ट था, जो रोलेट एक्ट यह 1919 में आया था, तो रोलेट एक्ट 1919 में आया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था, तो जो साइमन कमीशन है यह 1927 में आया था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 में आया था। जो गांधी इरविन समझौता है यह 1931 में आया था। तथा होम रूल आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन है यह जो 1916 में आया था। तो जो होम रूल आंदोलन है यह 1916 में आया था। तो सबसे पहले 1916 में होम रूल आंदोलन आया था, तो सी होगा। फिर उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया था, तो ए होगा। फिर उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आएगा था, तो बी होगा। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, तो डी होगा। तो सी ए बी डी, तो सी ए बी डी, इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो होम रूल आंदोलन है, होम रूल आंदोलन 1916, वो रोलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927 तथा गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसमें जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। कथन 2, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। कथन 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। कथन 4, रोलेट एक्ट के विरुद्ध रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो जो अंतरिम सरकार 1946 है, इसमें रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली ने देखा था। तो इसका कथन एक सही है। हाँ, अंतरिम सरकार जो 1946 में गठन हुआ था, उसमें रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली ने देखा था। फिर जो है कथन 2, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। तो हाँ, कथन 2 भी सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था। कथन 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, न कि सी आर दास ने किया था। तथा कथन 4, रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो हाँ, कथन 4 भी सही है। तो 1 2 4 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 4। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो निम्नलिखित महिला शासकों को और उनके राज्य राजधानियों में सुमेलित करना। तो जो रानी दुर्गावती है, महारानी लक्ष्मीबाई है, तो महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है। महारानी लक्ष्मीबाई तथा बेगम रजिया सुल्तान। तो जो रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल से संबंधित है। तथा महारानी अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई से संबंधित राज्य होलकर राज्य महारानी अहिल्याबाई से संबंधित है। महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित राज्य झांसी है। तथा बेगम रजिया सुल्तान से संबंधित जो राज्य है वह जो दिल्ली है। नेक्स्ट कथन, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो पूछ रहा है कि जो निम्न घटना है इसमें सही कालक्रम क्या है। तो जो है बंग भंग आंदोलन है, जो बंगाल विभाजन आंदोलन था, ये जो बंग भंग आंदोलन ये 1905 में चालू हुआ था। तो जो बंग भंग आंदोलन है यह 1905 में प्रारंभ हुआ था। तथा लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता है यह 1916 में हुआ था। फिर उसके बाद जो रोलेट एक्ट अधिनियम आया था, यह जो मार्च 1919 में आया था। तो जो रोलेट एक्ट अधिनियम है यह मार्च 1919 में आया था। फिर जो द्वैध शासन का प्रवर्तन, जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में हुआ था। जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन का प्रवर्तन जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में हुआ था। तो इसमें जो है पहले जो है बंग भंग आंदोलन 1905, तो पहले 4 होगा। फिर जो लखनऊ समझौता 1916,
तो लखनऊ समझौता 1916 तो 4 के बाद 1 होगा। फिर जो है रोलेट एक्ट अधिनियम मार्च 1919 में, तो फिर 4 के बाद 1 होगा, 3 होगा, तो 4 1 3 2, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था, तो जो लखनऊ समझौता हुआ था ये 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ था। तथा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तथा खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन है यह अक्टूबर अक्टूबर 1919 को हुआ था, खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो है 1 2 4 3 कथन ए सही है। इस ऑप्शन ए सही है, 1 2 4 3। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है। तो इसमें चुनना है कि सही काल का जो सही कालक्रम में घटना है उसको चुनना है। तो जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। स्वराज, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तथा जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी मृत्यु जो है 1920 में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुआ था। तथा स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था। तो जो स्वराज दल है, स्वराज दल की स्थापना 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुआ था। तो तो इसमें जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 3 4 2। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जो स्वदेशी आंदोलन है, जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो जो स्वदेशी आंदोलन है यह 1905 में हुआ था। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता जो था यह 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता। तथा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था यह 1909 में हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो जो 1906 है इसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो इसमें जो है एक एक होगा, फिर उसके बाद जो है एक के बाद जो है 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, 1 4 3 2। तो एक पहले 1905 1916 1906, तो इसमें कालानुक्रम व्यवस्थित करना। तो पहले जो है स्वदेशी आंदोलन होगा जो कि 1905 में होगा। तो अतः ये कथन क्वेश्चन गलत है। इसका जो होगा 1 4 3 2 होगा। तो जो 1 4 3 2 इसमें है नहीं कोई ऑप्शन, तो एक क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उनके सही कालानुक्रम चयन कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। रोलेट एक्ट। तो जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अक्टूबर 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 को 26 से 30 दिसंबर 1919, रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक का निधन एक अधिनियम के रूप में रोलेट विधेयक को पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। तो एक अधिनियम के रूप में रोलेट एक्ट, जो एक अधिनियम था, एक अधिनियम के रूप में रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। तथा जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में उत्तर दीजिए। तो इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च,
जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है यह 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच महात्मा गांधी का दांडी मार्च हुआ था। तथा पूना समझौता, जो पूना समझौता है, यह 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय जो है 16 अगस्त सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। तथा गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसको जो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो जो है इसका ऑप्शन ए होगा 1 4 3 2। तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही क्रम कीजिए। तो जो पूना पैक्ट है